तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे मैंने 2-1 दिन पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि दत्ता सामंत को मारने वाले असली लोगों की कहानी आप तक लेके आएंगे, और आज आपको सुनाते हैं वो पूरा किस्सा कैसे हुआ था, किन लोगों ने दत्ता सामंत को मारा था और किन लोगों को हाजिर किया गया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ये कोई पहली घटना नहीं थी जहाँ पर मारने वाले और पेश किए गए। और लेकिन सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डॉक्टर दत्ता सामंत के मर्डर की, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व थे और गैंगस्टर को भी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन थी। शायद इसीलिए कभी भी इतने साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कभी कोशिश नहीं की ये ढूंढने की कि इसके पीछे असल में कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। छोटा राजन का नाम तो आया, रोहित वर्मा का नाम भी आया, लेकिन जिन लोगों ने मारा था वो लोगों के नाम आपको हम बताते हैं। अब बहुत दिनों से बहुत से बड़े पावरफुल लोग डॉक्टर दत्ता सामंत से नाराज थे। एक तो वो लोग नाराज जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, एक वो लोग नाराज जिनकी लीडरशिप मजदूरों की खत्म हो गई, एक वो लोग नाराज जिनसे रोज दत्ता सामंत अपनी वर्कर पावर को लेके उनसे सौदेबाजी कर रहे थे कि इतना पैसा तो आपको वर्कर को देना पड़ेगा। वो लोग परेशान, और उसके साथ साथ सरकार और तंत्र मंत्र भी परेशान था कि इनकी रोज़ की हड़ताल साइकिल, इसकी वजह से हमें एक पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, और फैक्ट्रीज़ के बाहर जहाँ इनकी स्ट्राइक चलती है वहाँ पे हमें और बंदोबस्त लगाना पड़ता है, इनके मोर्चे संभालो, फिर वहाँ पे वायलेंस होती है, उसके केस बन जाते हैं, फिर कोर्ट में केस चलाओ। तो उस ज़माने में तकरीबन 1400-1500 केसेस बड़े चल रहे थे और हर जगह पे पुलिस को जाना पड़ता था कोर्ट में, और लीडर्स बहुत नाराज़ थे जिनकी पॉलिटिकल शाख दांव पे लगी हुई थी, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी थे कि उनका धंधा बंद हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा के देख लो, एक गाड़ी जो उस ज़माने में 28-30 हज़ार की बिकती थी और उसकी शॉर्टेज चल रही थी, वेटिंग लिस्ट चलती थी, वो गाड़ी की फैक्ट्री बंद पड़ी थी। उनका नया प्लांट लगा था, एक दूसरे इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर नया मॉडल निकालना था 4 व्हीलर का, वो नहीं शुरू हो रहा था। इसी तरह और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोगों को जहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी वो सब कुएं में जा रही थी। तो उसमें जो एक जो इकट्ठ होता है, एक जो दुश्मन सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्या इस आदमी को ठिकाने लगाना चाहिए। अब ऐसे आदमी का आप एनकाउंटर तो कर नहीं सकते, उसको किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरवा सकते क्योंकि उसका फॉलोइंग बहुत है। तरीका एक ही था कि सुपारी दे दी जाए किसी को, और सुपारी भी ऐसे आदमी को दी जाए जो काम पक्का करे, जो एक तरीके से सरकार के करीब भी हो, थोड़ा सा पुलिस वालों से भी बनती हो, उसके नाम की दहशत भी हो। तो करते करते वो काम कहीं से छोटा राजन तक पहुंच जाता है। अब छोटा राजन खुद अपने अड्डे बदल रहा था 93 में, 94 के एंड और 94 के बिगनिंग में दुबई छोड़ के कभी इधर कभी उधर दाऊद गैंग से बचता बचता वो आदमी अपना नया ठिकाना बनाने की फिराक में था। तो काफ़ी समय ही वह शटलिंग बिटवीन सिंगापुर, कभी वियतनाम, कभी लाओस, कभी कंबोडिया, इस तरीके से
कभी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, इस तरीके से भाग दौड़ में था। तो उसने इस काम की पूरी जिम्मेदारी दे दी अपने ट्रस्ट एड, जिसका नाम था रोहित वर्मा। और रोहित वर्मा ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होता है उतनी बड़ी टीम होती है। बड़े टारगेट के लिए ऐसे लोग नहीं भेजे जाते जिन लोगों के नाम आपने, जो पुलिस ने पकड़े, जिनको सज़ा हुई, वो नाम कोई बड़े नाम नहीं थे। कई लोगों ने तो नाम सुने भी नहीं थे। खैर, अब हमारी इन्वेस्टिगेशन जब इस केस में चली, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले इशारा किया था, और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि हमें आज हमारे एक देखने वाले, हमारे सब्सक्राइबर जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर बालू, उन्होंने आज हमें विनोद मटकर की तस्वीर एक भेजी है, और मैंने इमीडिएटली उसको अपने सोर्सेस से कंफर्म भी कर लिया कि हाँ, ये तस्वीर उसी की है। वो बात आपको बताएंगे। वो तस्वीर आपको आज हम दिखा रहे हैं। इसमें मैं अपने एडिटर से बोलूँगा कि हो सके तो अंदर भी लगा देना, नहीं बाहर थंबनेल में तो वो जाएगी। तो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि एक पूरी टीम तैयार की गई, जिसको सब बंदे इकट्ठे करने में 10-12 दिन लगे, और वो टीम सारी की सारी दिन फिक्स करके छोटा राजन का जो मेन गढ़ है उसका तिलक नगर, वहाँ के एक घर में इनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठे तो 10-12 लोग हुए थे, जिनमें कुछ इनकी मदद करने वाले थे, लेकिन 6 लोग वहाँ से सुबह 16 जनवरी 1997 चंबूर के तिलक नगर के उस घर में इकट्ठे होते हैं, और वहाँ से सुबह कोई 11:30 बजे के करीब, 10:30-11 बजे 2 लड़कों को भेजा जाता है कि 3 ऑटो रिक्शा लेके आप, कंपनी के पंटर जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, 3 ऑटो रिक्शा लेने तिलक नगर सोसाइटी जो है उसके बाहर जाना पड़ता है, मेन रोड पर। वहाँ से 3 ऑटो रिक्शा लेके आए गए, और 3 ऑटो रिक्शा में पहले जो सारा सामान बांध के रखा हुआ था, वो सामान सब तीनों में 2-2 आदमी बैठ के 6 आदमी वहाँ से वो 3 ऑटो रिक्शा में निकलते हैं। शायद ज़्यादा भी हो गया। हमारे सोर्सेज ने बताया कि और लोग भी थे जो कहीं और, उनको कोई और उनका सामान वान संभालने के लिए, तो ऑटो रिक्शा में 3 भी बैठ जाते हैं। शायद ज़्यादा लोग हो गए, लेकिन शूटर 6 थे, 1-2 असिस्टेंट साथ में और गए होंगे इनके। तो ऑटो रिक्शा से वहाँ से निकलते हैं, और आगे रास्ते में कहीं एक और क्वालिस गाड़ी इनके लिए इंतज़ार कर रही थी, किसी उजाड़ जगह पे जहाँ लोगों की निगाह नहीं जाए। तो क्वालिस थी या इस किस्म की गाड़ी में, तो क्वालिस बताया दोस्तों ने, यार पता नहीं तब आई थी कि नहीं आई थी। तो वो गाड़ी वहाँ पे उनकी इंतज़ार कर रही थी, और एक तीसरी टीम उस रास्ते पे एक साइकिल वाले को कुछ पैसे दे के रोक के खड़ी थी, जो सिलेंडर लेके कहीं जा रहा था। उसके साथ में उसकी पत्नी और बच्चा था। उनको इन्होंने रोक के रखा हुआ था। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भी इनका ही आदमी था, और उसको साइकिल वहाँ से लेके उसको रोक के, ताकि जब वो दत्ता सामंत की गाड़ी जाए तो उसके आगे वो गैस का सिलेंडर जो है वो छोड़ दिया जाए, जिसको देखते वो गाड़ी रोकेगी और हमला हो जाएगा। अब देखिए, वो जो 3 ऑटो रिक्शा निकले थे तिलक नगर चैम्बूर से, उनमें कौन कौन था, पहले उनके नाम सुनिए। विक्की मल्होत्रा, उसके साथ फरीक तानाशाह, बालू डोकरे, और चौथा आदमी विनोद मटकर। 2 आदमी और थे, उन्होंने मुझे नाम बताए थे, मैं अभी भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं
जब बात करता हूँ तो मैं उनकी बात रिकॉर्ड नहीं करता, तो अगर आप लिखने बैठो तो शायद इतनी बात में कई बातें और भूल जाती हैं। तो इस तरीके से दो और भी बड़े फेमस इनकी कंपनी के नामचीन शूटर जो है वो थे। और रोहित वर्मा साथ में नहीं गया, वो पूरा ऑपरेशन ऑर्गेनाइज कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था घाटकोपर में बैठ के, चंबूर में बैठ के, तिलक नगर में बैठ के। तो ये लोग जाते हैं और डॉक्टर दत्ता सामंत की पूरी तैयारी से जो पहले की गई होती है उसको गोलियां मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो लड़के जो डमी रखे हुए थे वो पहले से ढूंढ के रखे हुए थे, तो उनका नाम लीक आउट कर दिया गया सोर्सेस से मीडिया में कि इसके पहले कि पुलिस कुछ कहे, मीडिया में पहले नाम आ गए कि दत्ता सामंत को मारने में इन लोगों का हाथ है। ये एक बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय है अंडरवर्ल्ड में कि करने वाले काम कुछ और होते हैं और दिखाने वाले कुछ और। इसी किस्म का जिक्र हमने गुलशन कुमार के केस में भी देखा था, जहाँ गोली मारने वाले और थे लेकिन पेश किसी और को किया गया, दिखाया किसी और को गया। उसी तरह बहुत से मर्डर मुंबई में ऐसे हुए। सबसे बड़ा आपको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ जो बीच पे जॉन परेरा का मर्डर हुआ था, जिसमें वरदा राजन ने 6 लोग पेश कर दिए थे, लेकिन 15 दिन के बाद जब शोर शराबा हुआ तो बड़ा राजन, छोटा राजन, श्रीकांत मामा, इन सबको वहाँ पे कराना पड़ा। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बालू डोकरे नहीं बोलना था, मैंने भरत नेपाली का नाम बताना था। भरत नेपाली था, अभी मुझे याद आया, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे फ़ोन पे बताया था। बालू डोकरे नहीं, भरत नेपाली था। तो ये 4 आदमी और 2 और शूटर थे, वो नाम मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहे। खैर, उसके बाद जो 3 ऑटो रिक्शा में और जो सामान था और जो 2 लड़के थे वो रास्ते में से बाकी का सामान लेके सीधा किसी रेलवे स्टेशन पे जाके इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये 6 के 6 लोग जिन्होंने गोलियां चलाई, दत्ता सामंत का मर्डर किया और छोटा राजन के नाम के एक और, उसके नाम का एक और जो एक्शन था वो लिख के उस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ से गाड़ी जो थी वो अपने सीमित समय पे, लिमिटेड टाइम पे गोरखपुर की ट्रेन पकड़ी इन्होंने और गोरखपुर से आगे सीधा नेपाल पहुंच गए। ये पूरे का पूरा गैंग इंक्लूडिंग रोहित वर्मा और 6 के 6 शूटर और 2-3 आदमी और, ये अलग-अलग डब्बों में बैठ के, एक डब्बे में सब लोग साथ में नहीं बैठे और अपने कपड़े चेंज किए जो उस इंसिडेंट के टाइम पे डाले हुए थे, वो भी उस गाड़ी में चेंज किया, गाड़ी कहाँ पे खड़ी किया। और ये सब के सब लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो 24 घंटे के अंदर अंदर 30 घंटे में नेपाल पहुंच गए। तो ये छोटा राजन का काम करने का एक तरीका है। वो जब बड़ा एक्शन करता है जिसमें 8-10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इमीडिएटली उनको एक्शन के बाद देश के बाहर भेज देता है। इसी किस्म का उसने 1988 में भी किया था, अशोक जोशी के मर्डर के बाद अपने 10-12 लोग इमीडिएटली एक्शन के बाद दुबई बुला लिए थे सब के सब। तो इस तरीके से और बहुत से केसेस हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं, अब अंदर की बातें निकल के आ रही हैं एक के करके। उसके बाद ये सब लोग नेपाल चले जाते हैं और वहाँ से एक एक करके जब दत्ता सामंत के केस में वो डमी लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उन पर ट्रायल वरायल शुरू हो जाती है, प्रेस में, मीडिया में मामला कुछ ठंडा पड़ने लगता है, तो ये लोग एक एक करके वापस आना शुरू करते हैं। अब चलते हैं वापस विनोद मटकर पे, जिसकी तस्वीर आज हमारे बालू जी ने भेजी है।
उन्होंने बताया कि जब इसका जो जेल में इसके साथ जो कुछ रहते थे कुछ लोग, नासिक जेल में जब ये था, एक हाईवे रॉबरी के चक्कर में जेल गया और वहाँ से इन्हीं लोगों को सबको मिला, और उसमें जेल में अवधूत बोंडे भी था जो 92 के केटी थापा मर्डर केस में वहाँ पे बंद था, उसी जेल में नासिक में। अब आपको मालूम होगा, शायद मैंने बताया होगा, जो अवधूत बोंडे था वो तकरीबन 6 फीट की उसकी हाइट थी और बहुत तगड़ा आदमी था, लंबे लंबे बाल रखता था और दाढ़ी रखता था पूरी। तो जैसे आजकल आपको सुभाष सिंह ठाकर वो तो पगड़ी सी बांध के रखते, लेकिन ये बाल खुले रखता था, एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह, इस किस्म की अपीयरेंस थी और बहुत गुस्से वाला आदमी था और बहुत कड़क किस्म की नेचर थी। जेल में जब ये विनोद मटकर, और ये आदमी भी लंबे बाल रखता था लेकिन उतने लंबे नहीं, तो इसके जेल में जो लोग साथ में थे उनमें से मेरी 2 लोगों से बात हुई जो नासिक जेल में 94 में थे, वहाँ पे 95 में। उन्होंने बताया कि ये आदमी संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था और खुद भी बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी थी इसकी, मुझे बताया दोस्तों ने। आप तस्वीर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, गोरा चिट्टा हैंडसम, बहुत गोरा था, मतलब लगता ही नहीं था कि ये आदमी कोई क्राइम कर सकता है, एक्सेप्ट इस बॉडी जो 85 किलो का वज़न और 80 किलो की कैटेगरी में फाइट करता था वो आदमी। तो इस आदमी ने भी, जैसे उन दिनों में संजय दत्त ने बाल रखे हुए थे, थोड़े बड़े जो कंधों तक आते थे, उस किस्म के बाल रखे हुए थे और अपने आप को ये संजय दत्त ही समझता था कि मैं एक्टर हूँ। तो कहीं इनका जेल में आमना सामना हो जाता है विनोद मटकर का और अवधूत बोंडे का। दोनों महाराष्ट्रियन, सेम भाषा बोलते हैं, एक ही इलाके के रहने वाले उधर के। इनकी कुछ ही बात को लेके तू मैं हो जाती और झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाकी के लोग बीच में पढ़ के इनको छड़ाते हैं, आगे बात बढ़ने नहीं देते। लेकिन अवधूत बोंडे को इसकी बात अच्छी लगी कि ये आदमी में डेयरिंग है, जेल में आके भी ठीक है, तगड़ा है, लेकिन हमारा भी नाम है, ये तो डाके वाके मारता आया है, कोई शार्प शूटर थोड़ी है, कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी तो है नहीं, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ इसने पंगा ले लिया। उनको इसकी डेयरिंग की तारीफ की और इसका नाम जेल में कोई इसको विनोद मटकर नहीं कहता था, इसको संजय दत्त जूनियर कहते थे, संजू बाबा जूनियर इसका नाम रखा हुआ था। तो दोस्तों ये वो किस्सा अंडरवर्ल्ड में कैसे मर्डर करता कोई और है, पेज कोई और करते, उसको कहते हैं डमी। ये डमी का सिस्टम सबसे पहले अरुण गवली ने शुरू किया था। उसके पहले जो डमी बहुत कम होते थे लेकिन कभी कभार होता था, लेकिन अरुण गवली ने पहले दिन से ही अपने हर केस में अपने डमी अंदर करवा देता था और खुद बाहर रहता था और अपने मेन जो शूटर थे उनको बचा के रखता था। इसी तरह जो बहुत सारे मर्डर जो लोगों ने हमने सुने कि सादिक कालिया ने 15 मर्डर किए, आरफ कालिया ने 18 किए। अब जब मैं उनके साथियों से बात करता हूँ वो कहते हैं 50 मर्डर किए थे, तो बाकियों में नाम क्यों नहीं है? बोलते बाकी केसेस में डमी हाजिर किए हुए थे। उसके 3-4 फायदे भी होते हैं। एक तो जब डमी पेश किए जाते हैं उनकी कन्विक्शन हो जाती है, उनके पास पैसा वैसा बाद में लड़ने का नहीं रहता, जो मिला होता है वो घर में खर्च हो जाता है, तो वकील करने का कोई पैसा होता नहीं, तो गवाह भी उनके खिलाफ भुगत जाते हैं कि हाँ जी हमने देखा था इसी ने काम किया। अब उसकी जगह पे अगर वहाँ पे कोई बड़ा नॉन क्रिमिनल खड़ा है जिसने एक्चुअली गोलियाँ मारी थी, तो उसके सामने तो गवाह पेश ही नहीं होगा। लेकिन बड़े शूटर को जेल में रहना पड़ेगा जब तक बेल नहीं होगी। अब मर्डर केस में बेल 2-2.5 साल के पहले तो होती नहीं,
अगर हर गैंगस्टर का बड़ा शूटर जेल में चला जाए हर मर्डर के बाद, वो तो बाहर ही नहीं निकलेगा। आगे वाले मर्डर कौन करेगा, बड़े काम कौन करेगा? तो दोस्तों ये एक कारण होता है। और हर बार भरोसे का, यकीन का आदमी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो बाहर का आदमी जो है वो पैसे बहुत मांगते हैं। जैसे सुभाष सिंह ठाकर का गैंग था, उनको कोई काम देते थे वो अपना मुंह मांगा पैसा मांगते थे। वही काम जो एक काम 1 साल पहले उन्होंने 50,000 में किया था, वो उसके लिए फिर 1 लाख मांगते हैं। तीसरे काम के लिए 10 लाख भी मांग सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम काम किया लेकिन पैसे बहुत कमाए। एक एक सुपारी का 1.5 2 करोड़ भी लिया है लोगों ने। तो ये एक अंडरवर्ल्ड के अपने अपने जो उनका तरीका है कि बड़े लोगों को बचा के रखो, वो अपने काम आएंगे। तो इन बिटवीन गाए बगाए उनसे और भी काम करवा लेते थे जिनका कहीं जिक्र नहीं होता था। तो दोस्तों और कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पुलिस के एनकाउंटर कैसे होते थे, बड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। कल आपको किस्सा सुनाएंगे कि यूपी का एक माना हुआ गैंगस्टर, बहुत बड़ा, मेरा ख्याल को 15-20 लाख का इनाम था उसके सर पे। उत्तर प्रदेश के जो टॉप के 5 बड़े गैंगस्टर उनमें से एक, उस आदमी की गिरफ्तारी मुंबई में कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। कल का एपिसोड देखना भूलिएगा नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी, इंतज़ार कीजिए कल तक नया किस्सा लेके आएँ। और साथ में आपको आने वाले दिनों में बताएंगे एनकाउंटर कैसे होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।